हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। अब आज से कुछ दिन तक देखिए हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। थ्योरी तो हम लोगों ने मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया है, फिर भी जो कुछ भी बचा होगा धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा और हमें अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हमने कितना तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीजीटी। ये है यूपी टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर। इसको हम लोग पूरा 4 दिन या 5 दिन जितने लगेंगे हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए वसा, बी विटामिन, सी फास्फोरस और डी प्रोटीन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर सभी के काम अगर हमको पता रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अगर इनके काम हमें पता नहीं रहेंगे कि ये हमारे बॉडी में करते क्या हैं, तो कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। इसके लिए हर चीज़ का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनके लक्षण, उसके कार्य, कहाँ से ये हमें मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। और इन सब को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए वसा का काम क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा देना। ठीक। विटामिन का क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। फास्फोरस कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे तत्व हैं, खनिज लवण हैं, ये खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। तो जब तक विटामिन डी की उपस्थिति नहीं होती है हमारे बॉडी में, ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। प्रोटीन का क्या है? हमारे तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करना। इस तरीके से इनका काम, देखिए ये सब काम हो गए। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ही है जो हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है विटामिन। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ विटामिन है। विटामिन शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएँ होती हैं वह किसी न किसी विटामिन से प्रभावित होती हैं। इनकी कमी से अभावजनित रोग हो जाता है, अतः इन्हें वृद्धि तत्व भी कहते हैं। तो वृद्धि तत्व कौन से होते हैं? तो वृद्धि तत्व विटामिन होते हैं। सर्वप्रथम 1881 में लुनिन, देखिए यहाँ पर गलत दिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा आंसर सही हो जाएगा ई। क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन जो है वो मछलियों की प्रजाति है। मछलियों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन ई के प्राणिज स्रोत, यानी जंतु जगत से विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है? तो मछलियों से मिलता है। इसके अलावा तेल, गेहूं, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से, ध्यान दीजिए, कमी बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना कि किसकी कमी से क्या होता है और किसकी अधिकता से कौन सा नुकसान होता है। तो कमी से पुरुषों एवं स्त्री, ध्यान दीजिए, पुरुषों और स्त्री दोनों में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बांझ बन जाता है। ठीक है, पुरुष या फिर स्त्री दोनों में इसका प्रभाव देखा जाता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि बांझपन रोधी विटामिन, यानी कि बांझपन को रोकने कौन सा विटामिन रोकता है, तो विटामिन ई। हमारा आंसर सही हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? यानी कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा
कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 या फिर 11? तो देखिए डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा यानी 11 खाद्य वर्ग इन्होंने विभाजित किए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पर, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित 11 खाद्य वर्ग की जो है अनुशंसा की गई। प्रथम वर्ग में देखिए क्या आता है, अनाज एवं ज्वार बाजरा यानी मोटे अनाज। द्वितीय वर्ग में दालें एवं फलियां आती हैं। तृतीय वर्ग में गिरियां और तिलहन आते हैं। चौथे वर्ग में सब्जियां। पांचवें वर्ग में फल। छठे वर्ग में दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ। सातवें वर्ग में अंडा। आठवें में मांस मछली तथा अन्य प्राणिज आहार। नौवें वर्ग में वसा एवं तेल। 10वें वर्ग में शक्कर एवं अन्य स्टार युक्त आहार। और 11वें वर्ग में मिर्च एवं मसाले यानी सबसे लास्ट में मिर्च एवं मसालों को इन्होंने बताया है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। अब देखिए जब हम रोगों के लक्षण के बारे में जानते रहेंगे तभी तो कर सकते हैं। तो किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? तो कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का या कोई भी नहीं। तो देखिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। आप ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुपोषण का है या फिर अल्प पोषण का। तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ए, कुपोषण का। अब देखिए जब मैंने बताया था पोषक तत्वों के बारे में, तो पोषण क्या है? पोषण तो यानी कि सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर जो है वो रोग मुक्त रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये पोषक तत्वयुक्त यानी कि पोषण की स्थिति कहलाती है। अब देखिए कुपोषण भी पढ़ते हैं हम लोग। तो कुपोषण देखिए 2 तरह का होता है, एक तो अल्प पोषण और दूसरा अति पोषण। अल्प पोषण जिसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो वो भी कुपोषण की ही श्रेणी में आता है। और जो अति पोषण होता है यानी कि जिसमें आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों की मात्रा आती है वो भी कुपोषण की ही श्रेणी में आता है। ध्यान से समझ रहे हैं। तो अल्प पोषण क्या होगा, इसी के अंदर आया। अल्प पोषण इसी के अंदर आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुपोषण। यानी कि कुपोषण, या यहाँ पर अगर अति पोषण भी लिखा रहता तो भी हमारा आंसर कुपोषण होता, क्योंकि अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही किसके अंडर में आएंगे, दोनों ही कुपोषण के अंडर में आएंगे। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और क्वेश्चन भी आपको आसानी से जो है वह एग्जाम में आप लोग उसको आराम से पिक कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो कुपोषण अल्प पोषण क्या होगा, कुपोषण के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा कुपोषण। नेक्स्ट है हमारा दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे, ये सब किसके हैं? ये सब हैं क्या है, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपको अगर पता रहेगा कि इन सब चीज़ों में मैक्सिमम क्या पाया जाता है तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, ये सब सबसे देखिए सोयाबीन, ये सब किसके अच्छे साधन हैं, किसके अच्छे सोर्स है? तो ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ें प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। अब देखिए प्रोटीन का काम क्या है, अगर हमें याद होगा कि प्रोटीन क्या काम करता है तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, शरीर का निर्माण करना और टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक है, अगर प्रोटीन, ये सब हम लोग ध्यान दें कि इनसे क्या मिलता है हमें, तो प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, शरीर का निर्माण करना और टूट फूट की मरम्मत करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, तो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हमारे जो है भोज्य पदार्थ में हो जाती है तो हमारा शरीर जो है ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तब जाके ऊर्जा वो है प्रोटीन से प्राप्त करता है। लेकिन ऊर्जा का मुख्य सोर्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आएगा विटामिन। अगर विटामिन ऑप्शन में न दिया जाए तो आप लोग खनिज लवण पे टिक करिएगा, ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, तो दूध, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। और प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, शरीर का निर्माण करना और टूट फूट की मरम्मत करना। आई थिंक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं,
1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है? तो कितनी कैलोरी ऊर्जा? तो 1200 से 1500, 200 से 500, 2000 से 2200 कैलोरी या फिर 3000 से 3200 कैलोरी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमारा आंसर से हो जाएगा 1200 से 1500। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही अच्छा चार्ट प्रोवाइड कराया है। आप लोग वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया है कि कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को या वयस्कों को कितनी ऊर्जा, कितना प्रोटीन, जितने भी पोषक तत्व हैं, कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, उनको आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट में है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ICMR द्वारा 1200 से 1500 कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। बाल्यावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता, ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता उम्र, क्रियाशीलता एवं शारीरिक आकार द्वारा प्रभावित होती है। उचित कैलोरी प्राप्त करने के लिए आहार में दूध, फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज, दूध से बने पदार्थ और वसा का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तभी जो है हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो उबालना, धीरे धीरे उबालना या फिर धीमी आग पर उबालना, ये जल द्वारा पकाने की विधि है। ठीक है, 3 विधियां हैं, एक तो उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पे उबालना। ये तीनों ही क्या है? जल द्वारा पकाने की विधियां हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर रखा खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं, यानी पकाने की यह कौन सी विधि है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है ए, वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी बर्तन में पानी डाला जाता है, फिर उस बर्तन को आग पर रख दिया जाता है, जिससे पानी गर्म हो जाता है तथा फिर उसमें क्या हो जाता है? भाप बनने लगता है। फिर इसके बाद जो खाद्य सामग्री हमें पकानी होती है उसे ऊपर छलनी या फिर मलमल के कपड़े में बांधकर खाद्य पदार्थ को रख दिया जाता है, जिससे कि वह खाद्य पदार्थ बहुत ही आसानी से वाष्प द्वारा पक जाता है। ठीक है, तो भाप के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री पकने लगती है तथा कुछ समय के बाद तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने से उसके पोषक तत्वों में बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व उसके नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति, तो प्राणिज भोज्य पदार्थ से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और वनस्पति भोज्य पदार्थों से हमें वसा। तो ध्यान दीजिए, खनिज लवण, वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही हमें प्राणिज और वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण किससे? तो देखिए, साग, सब्जी, इन सब से हमें मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। वसा भी हमें जो है वह वनस्पति जगत से बहुत ही अच्छी मात्रा में और प्राणिज जगत से भी मिल जाती है। और प्रोटीन प्राणिज भोज्य पदार्थ का तो उत्तम साधन है ही। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी चीज़ें हमें प्राणिज और वनस्पति जगत से मिलती हैं। लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है तो क्या होता है? सुपोषण, बिल्कुल गलत बात है। कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साफ साफ आंसर दिख रहा है कि कुपोषण। भोज्य पदार्थों में मिलावट से क्या होता है? तो कुपोषण होता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश आप लोगों को ज़रूर करूँगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं अपने सारे नोट्स वहाँ पर शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।